बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 का सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसमें हमने डिफेंस सिस्टम्स की बात करनी है कि हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेंजर्स हैं उनसे कैसे प्रोटेक्शन दी जा रही है। सबसे पहले जो डिटेल हमारे पास है वो इम्यूनिटी की है, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ब्रीफली मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। हमारे पास जब हम बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो 3 स्टेजेस हैं। तो उन 3 स्टेजेस से गुज़र के कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करके हमें बीमार करेगा, लेकिन जर्म्स को कोशिश की जाती है कि इन 3 सिस्टम के ज़रिए से ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इस वजह से अगर ये 3 जो डिफेंसिव लाइंस हैं, जब तक ये सही काम कर रही हैं, जब तक ये ऑर्गेनिज़म को किल कर रही हैं या ऑर्गेनिज़म से प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो हम बीमार नहीं होंगे। और जिस वक्त ये डिफेंसिव लाइंस फेल हो जाती हैं, ऑर्गेनिज़म इन डिफेंसिव लाइंस को या डिफेंसिव मेथड्स को या पाथवे को अबूर कर लेता है, फिर हम बीमार होते हैं। तो इस वजह से पहली जो डिफेंसिव लाइंस हैं जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो बैरियर्स हैं। बैरियर से क्या मुराद है कि जो ऑर्गेनिज़म है वो बॉडी टिश्यू में इंटर ही ना हो। सबसे पहले जब हम बैरियर्स की बात करते हैं तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन है वो आउटर सरफेस से बाहर से ऑर्गेनिज्म को बॉडी में इंटर नहीं होने देती। तो ये हमारी जो स्किन है ये बैरियर का काम कर रही है, बाहर से ऑर्गेनिज्म ये स्किन के ज़रिए से बॉडी के अंदर इंटर नहीं होते। लेकिन हमारे जो बॉडी के ट्यूबुलर सिस्टम है या हॉलो जो ऑर्गन है जहाँ से चीज़ें मूव करती हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है, हम चीज़ को अंदर लेके जाते हैं तो बाहर की चीज़ अंदर गई तो वो अंदर उन डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे मैं यहाँ छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मैंने रफली सा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल साइड के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर्स है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है ये भी टिश्यू के अंदर जर्म्स वगैरह को या हार्मफुल सब्सटेंसेस को नहीं जाने देती। यानी बॉडी की बाहर से प्रोटेक्शन स्किन कर रही है और बॉडी के अंदर जहाँ से चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं तो वहाँ ज़्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या जर्म्स को टिश्यू में इंटर नहीं होने देती। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको हम बैरियर कह सकते हैं। उसके बाद लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म या कोई भी जर्म्स इस फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके टिश्यू में इंटर हो भी जाता है, फिर हमारे पास सेकंड लाइन आ जाती है। सेकंड लाइन में एक तो हमारे पास है फैगोसाइट्स। जैसे हमने वाइट ब्लड सेल के फंक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास 2 किस्म के वाइट ब्लड सेल ऐसे हैं, मैक्रोफेजिस जो मोनोसाइट से डेवलप होकर बन रहे होते हैं, तो ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। दूसरा हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। तो ये फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से किसी भी ऑर्गेनिज्म को या हार्मफुल सब्सटेंसेस को किल करते हैं। कुछ हमारे पास नेचुरल किलर भी होते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं जो नेचुरल किलर का काम कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई हार्मफुल सब्सटेंस आई तो ये सेल्स क्या करेंगे, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स क्रिएट करेंगे। वो ग्रैन्यूल इस सेल की लाइसिस कर देंगे। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, नेचुरल किलर और फैगोसाइटोसिस, तो जब हमारे जो जर्म्स हैं वो फर्स्ट लाइन डिफेंस को क्रॉस करके टिश्यू में इंटर हो जाते हैं, फिर उन जर्म्स को ये जाके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पास बाय बर्थ मिल रही होती। इस वजह से इन डिफेंसिव मैकेनिज्म को हम कहते हैं इनेट डिफेंसेस। इनेट डिफेंसेस ये हर शख्स में बाय बर्थ मौजूद होते हैं। लेकिन जो तीसरी थर्ड लाइन है वो इम्यूनिटी है। इसको कहते हैं एडॉप्टिव डिफेंस। एडॉप्टिव का क्या मतलब है, किसी चीज़ की ज़रूरत को देख के काम करना है, एडॉप्टेशंस। जैसे मैं कहता हूँ गर्मी पड़ रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे बॉडी को कूल करेगी। तो ये उस इन्वायरमेंट की एडॉप्टेशन है। ज़रूरत को देख के जो काम किया जा रहा होता है वो एडॉप्टेशन कहलाती है। तो ये इम्यूनिटी हर शख्स के पास होगी, लेकिन इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, कौन कौन से सेल डेवलप होंगे, वो किस किस ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, तो ये वक्त के साथ साथ हर शख्स में डिफरेंट डेवलप होते हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि एक शख्स की बॉडी में पोलियो का कभी वायरस गया ही नहीं और एक शख्स की बॉडी में पोलियो का वायरस गया है। तो अब जिसकी बॉडी में पोलियो का वायरस गया है तो उसमें तो उस पोलियो के वायरस के अगेंस्ट
एंटीबॉडीज़ होंगी, लेकिन जिसकी बॉडी में पोलियो का वायरस नहीं गया तो उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। तो इस वजह से ये वाली जो हमारे पास तीसरी थर्ड लाइन इम्यूनिटी एडॉप्टिव डिफेंस है, ये ज़रूरत की वजह से बनता है। ये ज़रूरत होती है, इम्यूनिटी सब में है, लेकिन उस इम्यूनिटी में कौन किस किस्म के सेल, किस किस्म की एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, ये वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट हो रही होती है, और ये हर शख्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। और यही वजह है कि जिस वक्त कोई बीमारी आती है, एक शख्स बीमार होता है, दूसरा शख्स बीमार नहीं होता, क्योंकि दूसरे शख्स में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है और पहले शख्स में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं होती। तो ऐसी चीज़ को जो ज़रूरत देख के बने वो एडॉप्टिव, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो बाय बर्थ और इंसान को मिलती हैं, ये वक्त के साथ डेवलप होती है, ज़रूरत के तहत डेवलप होती है। अच्छा, हमारा जो मेजर टॉपिक है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड। आज सिर्फ हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है, ये इम्यूनिटी काम कैसे करेगी ये हम आज कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, अगले जो लेक्चर होगा उसमें टाइप्स को या मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्यूनिटी है क्या। अभी मैंने कहा कि एक बॉडी में कोई चीज़ अंदर गई है तो बॉडी उसके लिहाज से जो डिफेंसिव मैकेनिज्म डेवलप करेगी उसका नाम इम्यूनिटी है। तो सबसे पहले जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की वो एबिलिटी टू रिकग्नाइज जो फॉरेन ऑब्जेक्ट को या फॉरेन जर्म्स को या फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो बॉडी में इंटर हुई है, इंट्रूजन्स, उसको रिकग्नाइज करे और फिर बॉडी के सेल को मोबिलाइज करे या सेल के प्रोडक्ट को मोबिलाइज करे। तो जिस वक्त हम इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ेंगे तो कुछ इम्यूनिटी की टाइप ऐसे जिसमें सेल डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे आमतौर पे जो टी सेल्स हैं ये डायरेक्टली सेल को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सेल प्रोडक्ट है जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज, ये सेल प्रोडक्ट हैं, ये सेल्स नहीं है। तो काफ़ी इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले बॉडी ये पहचाने की कि बाहर से कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है, फिर अपने सेल या सेल प्रोडक्ट को मोबिलाइज करके पूरी कोशिश करेगी कि इस फॉरेन इंट्रूजन को बड़ी अच्छी स्पीड के साथ और इफ़ेक्टिवनेस के साथ रिमूव किया जा सके। तो ये हमारे पास इम्यूनिटी की डेफिनेशन है कि बॉडी की वो एबिलिटी जिसमें वो फॉरेन इंट्रूजन को पहचान के अपने सेल और अपने सेल के प्रोडक्ट के ज़रिए से वो फॉरेन मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करेगी विद ग्रेटर स्पीड एंड इफ़ेक्टिवनेस। अच्छे कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में दो चीज़ें हैं, कुछ सेल्स हैं जिनको लिम्फोसाइट कहा जाता है, और आगे ये दो किस्म के हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। दूसरी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम टी सेल्स की बात करें तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दे आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अच्छे क्वेश्चन आता है कि बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहा जाता है और टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बोन मैरोज में बनते हैं। किसमें बनते हैं? बोन मैरोज में। लेकिन हमारे यहाँ स्टर्नम के करीब एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। तो जब ये थाइमस ग्लैंड के पास आते हैं तो थाइमस ग्लैंड इनको इम्यूनिटी परफॉर्म करने के काबिल बनाता है, यानी इनको डेवलप करता है। फिर इस ग्लैंड में आने की इस ग्लैंड के इफेक्ट की वजह से वो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनते हैं कि उनके अंदर इम्यूनिटी को परफॉर्म करने की सलाहियत आती है। तो चूँकि थाइमस ग्लैंड का इन टी सेल्स की डेवलपमेंट में और इनको इफेक्टिव बनाने में रोल है, इस वजह से इनको टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट कहा गया है। तो टी लिम्फोसाइट्स हैव बीन नेम्ड ड्यू टू देयर रिलेशन विद थाइमस ग्लैंड में। और थाइमस ग्लैंड क्या करते हैं, इसका इफेक्ट क्या है कि ये टी सेल को इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव बनाता है। अच्छा, जो बी लिम्फोसाइट है ये डिस्कवरी की बुनियाद पे रखा गया है, डिस्कवरी की बुनियाद पे रखा गया। अगर आपको पिछला टॉपिक याद हो लिम्फेटिक सिस्टम वाला, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी में एक तो लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहाँ लिम्फ फ्लो करती है, और कुछ लिम्फेटिक मैसेज होती हैं जैसे स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है, टॉन्सिल्स हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो लिम्फोसाइट रखते हैं और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही होती है। तो इसी तरह बर्ड्स का जो क्लोइका है, क्लोइका से मुराद बर्ड्स का एनएस ही लगा लें, ठीक है। जिस तरह ह्यूमन में एनस होते हैं इसी तरह बर्ड्स में क्लोइका होते हैं। तो उसकी दीवार में एक लिम्फॉइड मैस है जिसका नाम है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। अब ये जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस में ये सबसे पहले ये सेल डिस्कवर हुए। जब ये सेल डिस्कवर हुए बाद में इनका रोल पता चला कि ये इम्यूनिटी सिस्टम में इनका रोल है। तो बहरहाल इन सेल्स की डिस्कवरी की वजह से
कि बर्सा फेब्रिकस में ये डिस्कवर हुए हैं। और बर्सा फेब्रिकस है क्या? ये हमारे पास एक लिम्फाइड मैस है जो बर्ड्स के क्लोइका के अंदर होती है। अच्छा, फेब्रिकस ये एक साइंटिस्ट का नाम है। बर्सा ये लिम्फाइड मैस है जिसने सबसे पहले इस बर्सा को डिस्कवर किया या स्टडी किया है। अच्छा, एंटीबॉडीज़ क्या है? इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। ग्लोबुलिन्स का मतलब क्या होते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन जो हमारी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हों वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाएंगी। और ये बॉडी में बनती कैसे हैं? जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होती है तब ये एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं। होता क्या है कि जिस वक्त हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर हुई तो हमारे बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके स्पेशल किस्म के प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। तो वो जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज़ कहलाती है। और ख़ास तौर पे वो जो सब्सटेंस जिसके रिस्पॉन्स में वो प्रोटीन बनी है उनको एंटीजन कहा जाएगा। तो एंटीजन या इसको इम्यूनोजन, इम्यूनिटी को जनरेट करने वाला, ये एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, ज़्यादातर वो प्रोटीन होती है दैट स्टिमुलेट द एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। ये एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन को ये क्या करेगी? या तो ये डायरेक्टली जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, इमोबलाइज कर देगी, इनएक्टिवेट कर देगी, या बाज़ दफ़ा ये क्या करती है कि हमारे कुछ सेल को एक्टिवेट कर देती है, वो सेल जाके फिर उन एंटीजेंस को जाके वो ख़त्म कर देगी। यानी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये खुद जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी या फिर हमारे किसी सेल्स के ज़िम्मे लगा देगी कि आपने फ़लाँ चीज़ को जाके किल करना है। उसके बाद प्रोडक्शन कैसे होती है? तो ये लिम्फोसाइट ही प्रोड्यूस करते हैं और उनका नाम है बी लिम्फोसाइट। और जब ये बनती है, बी लिम्फोसाइट उनको बनाते हैं, फिर वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर लिम्फ में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है और वहाँ फिर वो सारी ज़िंदगी फ्लो करती रहेंगी। जब भी एंटीजन आएगा, एंटीबॉडीज़ अगर मौजूद हैं तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डिफेंस शो करेंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। अभी हमने डिस्कस किया कि एंटीबॉडी प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है और पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आमतौर पे जो एंटीबॉडीज़ हैं उनमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। 2 छोटी चेन है जिनको लाइट चेन कहा जाता है, 2 बड़ी चेन है जिनको हैवी चेन का, और ये सारी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है कि जैसे मैंने ये ड्रा किया है, ये एंटीबॉडीज़ है। ये जो बड़ी चेन है ये है हैवी चेन्स और ये जो 2 छोटी चेन्स है ये है लाइट चेन, और आपस में कनेक्टेड हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए से। अच्छा, एक बात याद रखें कि हमारे पास जो ये वाला रीजन है, ये वाला अपर रीजन ऑफ बोथ चेन, हैवी और लाइट चेन, इसको कहा जाता है इट हैज़ वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस। और ये वी रीजन है, वी रीजन से मुराद के ये हमेशा डिफरेंट होगा एंटीबॉडीज़ के अंदर। ये डिपेंड करता है शेप या करैक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन के ऊपर। यानी इस रीजन की जो शेप बनाई जाती है या इस रीजन को जो डेवलप किया जाता है ये एंटीजन के लिहाज से डेवलप किया जाता है। चूँकि एंटीजन डिफरेंट होती हैं तो इस वजह से इस रीजन की जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, इस रीजन की जो शेप है वो डिफरेंट है। जैसे मैं कहता हूँ कि हो सकता है अगर एंटीबॉडी गोल हो तो इसको इस तरह डेवलप कर दिया जाए, हो सकता है एंटीबॉडी ट्राईएंगल हो तो इसको फिर आप कह सकते हैं कि इस तरह डेवलप कर दिया जाए। यानी आमतौर पे जो एंटीजन की शेप है वो ये वाला जो रीजन है वो उसके लिहाज से डेवलप होता है, लेकिन जो बाकी जो हिस्सा है ये आमतौर पे कांस्टेंट अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से बनता है। लेकिन वन क्लास एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। ए क्लास में सी रीजन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वी रीजन उसकी शेप अकॉर्डिंग टू एंटीजन बदलती रहेगी। हाँ, लेकिन जब ए क्लास के एंटीबॉडीज़ का दूसरे क्लास के एंटीबॉडीज़ के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर में भी ये सीक्वेंस बदल सकती है। तो आज हमने इम्यूनिटी का जो सिर्फ कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें हमने जो मैकेनिज़्म है उसको डिस्कस करना है और जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है उसको डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।